हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त आप बल्कि ये देख रहे हैं हमारा जो डिबेट है, डिबेट विद फ़खर, वो देख रहे हैं। और डिबेट में आज बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से कि क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब तो जेल में हैं, अब तो खैर काफ़ी महीने हुए हैं, लेकिन उनकी जो मिसेज़ है बुशरा बीबी, उनके हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। हमारी इकॉनमी के हवाले से बातें हो रही है, फ़लस्तीन और इज़राइल के हवाले से भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो हमारे इस वक्त के इंटर्म प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब, उनसे सुन रहे हैं। लेकिन असल मसला जो है, एक तो इलेक्शन की भी बातें हो रही कि इलेक्शन है फरवरी में, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तकरीबन 2 ढाई महीने रहते हैं इसमें। तो क्या पाकिस्तान के हालात इससे बदल सकते हैं, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और ये जो हम उधार पे अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, इससे हम निकलेंगे या ये सारा कुछ चलता रहेगा? इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर बशारत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एक अजीब किस्म का, मतलब जिसे कहते हैं कि सिस्टम चल रहा होता है, ब्लेम गेम और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। क्या देख रहे हैं इस वक्त के जो, मतलब हमने खबर मानिका का इंटरव्यू देखा, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के इंटरव्यूज देखे, और उसके बाद खैर वो ज्वाइन भी कर लेते हैं दूसरी पार्टियां, और मानिका साहब तो खैर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हम, मतलब सियासत को क्या हम नीट एंड क्लीन नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते? इसी तरीके से चलता रहेगा 1990 में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हम देखते थे, या आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? देखें जी, बड़ा अफसोस है कि ये जो लेकर आया गया था खानदान एक लाहौर से सियासत में जी। जनरल ज़िया की तरफ से, जी। वो लोग देखें 1981 में पहली दफ़ा इनको सियासत में लाया गया ज़बरदस्ती। हम्म। हम्म। और उस वक्त से ये सियासत में है, इन्हीं के हाथ में सारी गेम रही है। जी। पंजाब भी इनके हाथ में रहा है, पूरा पाकिस्तान की हुकूमत भी इनके हाथ में रही है। फिर उधर से जी। जरदारी साहब सिंध में हुकूमत करते रहे। फिर कुछ अरसे से इमरान खान साहब का नाम आना शुरू हुआ। उनको एक सूबा मिला पहले, उसमें हुकूमत उन्होंने 5 साल की। फिर पूरे पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत रही तकरीबन पौने 4 साल। तो हम्म। मैंने इनमें से कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं देखा जिसने के मुल्क के लिए कोई काम किया हो, मुल्क को तरक्की देने के लिए कोई काम किया हो, अपने साथ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोग रखे हों। मुल्क के जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और जो तरह तरह के यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी से निकलते हैं एक्सपर्ट्स, उनको कहीं पर खपाने की किसी ने बात की हो, किसी ने सोचा हो कि मुल्क के लिए काम करें। इस जो वर्क फोर्स, हमारी स्किल्ड वर्क फोर्स इतनी पैदा हो रही है, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज आपने बना दी हैं जिससे कि 25,000 इंजीनियर्स एक साल में निकलते हैं। हम्म। उनके लिए वो कहाँ पर जाएंगे, कौन से कारखानों में काम करेंगे, वो कौन से ऑफिस में काम करेंगे? कोई जी। प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल वो निकलते हैं, सब के सब बेरोजगार होते हैं। मुल्क की तरफ सोचा ही नहीं गया, मुल्क की तरक्की की तरफ सोचा ही नहीं गया। सिर्फ अपनी जाति जो है जायदाद बनाने के लिए, अपने जाति हम्म। मफादात के लिए इन तमाम सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, और जो इनको लाने वाले हैं उन्होंने काम किया। मुल्क की हम्म। भलाई के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं किया गया। मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया। इंडिया में एक अहमदाबाद, ये कौन सी जगह थी जिसकी एक वीडियो आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ऐसी इमारतें बनी हुई नजर आ रही हैं जैसे अमेरिका में होती हैं। इतनी तरक्की वहां पे बिल्कुल। की गई है। बिल्कुल। तो बात यह है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद सिर्फ एक ऐसा शहर है जो कि मॉडर्न शहर है। बाकी बिल्कुल। कहीं पर मुझे कोई ऐसी जी। खास तरक्की नजर नहीं आती। नई इंडस्ट्री लग नहीं रही। आपने एनर्जी इतनी महंगी कर दी है, बिजली इतनी महंगी कर दी है, गैस इतनी हम्म। महंगी कर दी है कि ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, ना आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। और रोजाना के हिसाब से उसको जो है महंगाई करने की बातें हो रही हैं। आईएमएफ जब भी उसका वक्त आता है वो और शर्तें लगाता है कि आप और ज्यादा महंगी करें। ये नहीं देखते कि लोग तो पहले ही भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनकी कुव्वत खरीद खत्म कर दी गई है। हम्म। ना वो घर का किराया दे सकते हैं, ना बच्चों की फीसें दे सकते हैं। खाने पीने की चीजें जो है वो पिछले 4-5 साल में 10 गुना महंगी कर दी गई हैं। हम्म। तो एक बहुत ही अजीब किस्म की सूरत हाल है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ हमारे सियासतदान हैं, हमारे हम्म। ब्यूरोक्रेट्स हैं, और हमारे जो भी कर्ता धर्ता हैं। इन्होंने मुल्क का ख्याल नहीं किया, सिर्फ अपने जाती जो है बैंक बैलेंस का ख्याल किया।
इंडस्ट्री अब बंद हो रही है, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब ये है कि SIFC एक बनाई गई है फौज की तरफ से, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जो है हम्म। FDI लाई जाए, मुल्क में तरक्की की जाए और जी। गारंटीज दी जाए जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं उनको। तो बिल्कुल। देखें, लेकिन यह है कि वो भी कुछ अचीव कर सकते हैं, किस तरह करते हैं। तो लेकिन यह है कि बड़ा अफसोस होता है, पिछले 40 साल को देख करके कुछ भी नहीं किया, कोई डैम नहीं बनाया नया, कोई और तरक्की का काम नहीं किया, मुल्क को पस्ती की तरफ ही ले गए। और पिछले जो ये 5 साल है, इसमें जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा है, जिसमें कि इमरान खान साहब का जो है 3.25 साल शामिल, और फिर पीडीएम ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, जो उन्होंने 1.5 साल हुकूमत हम्म। की है। तो मुल्क बिल्कुल एक पस्ती की तरफ जा रहा है, इसको संभालना पड़ेगा अगर जो है लोगों को जो है ना आपने किसी तरीके से भी खुशहाल बनाना है, मुल्क को खुशहाल बनाना है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक चीज, एक तो ये है कि हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें की हैं थ्रू आउट ए टाइम, जब से पाकिस्तान बना है, कि जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका और हम इन चीज़ों में फंसे रहे। लेकिन अब एक नया इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होने वाला है, बातें हो रही हैं, लेकिन लोगों की जो होप्स हैं वो कुछ नजर नहीं आ रही, कि मतलब लोग होते हैं ना कि एक एनर्जी होती है जी, इलेक्शन हो रहे हैं, एक हल्ला गुल्ला होता है, वो चीज अभी तक नजर नहीं आ रही। लोगों की होप्स उस तरह की नहीं है जिस तरह की इलेक्शन के बाद की जी नई हुकूमत आई, कोई कहता है जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो हमारे ये काम हो जाएंगे, कोई कहता है जी PMLN की आएगी तो ये काम हो जाएगा, PTI की। कोई खामोशी है मुकम्मल तौर पे। सर क्या मतलब लोगों की जो यकीन है इस सिस्टम से वो उठ चुका है, या क्या वजह? लोगों का यकीन बिल्कुल उठ चुका है, और आप ये देखें ना कि पहले से ये ऑलमोस्ट ऐलान हो चुका है कि अगला वजीर आजम कौन होगा, बिल्कुल और सही अगले कह रहे हैं। वजीर आजम को यू आर तैयारी करा के लाया गया है, उसी आदमी को जो कि पिछले उनको 3 दफा हम्म। पहले से जो है वजीर आजम बनवाया गया। तो लोगों ने जब देख लिया है कि भाई पहले से ऐलान हो चुका है, तो हमारे वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हम्म। लाताल्लुक हो गए हैं। अब लोग तो इतने परेशान हैं, वो 2 वक्त की रोजी के लिए, रोटी के लिए अपना इतना परेशान है कि हम्म। वो उसके पास ये इलेक्शन वगैरह सोचने का वक्त ही नहीं है। और इन्होंने क्या करना है, ये एक हुकूमत आएगी, वो भी वही करेगी जो दूसरी करती थी, इससे पहले करती थी। जी। और हमें तो अब एक इस तरह के रेवोल्यूशन की जरूरत है कि ऐसे लोग आगे आए जो कि पढ़े लिखे हों, हम्म। क्वालिफाइड हों, एक्सपीरियंस्ड हों, और मुल्क का दर्द रखें, जी मुहिब बिल्कुल। वतन हों और ऑनेस्ट हों। जब तक ये सारी खूबियां नहीं होंगी हमारे लीडर्स में, और उनमें कोई सूझबूझ भी होगी ना, क्योंकि आप देखें ना, गधा है, गधा भी बहुत मेहनती होता है, लेकिन गधे को अगर आप बिठा देंगे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर, तो जाहिर है कि उसने तो बिल्कुल। गधे वाला काम ही करना है। आपको ऐसे शार्प वाइज लोग चाहिए जो कि इस मुल्क को जो है ना टर्न अराउंड वो कर सकें। इकोनॉमी आपकी जो है किस हालत में है, आप खुद देख रहे हैं। बिल्कुल। आपने सबसे बड़ा जो बेड़ा गर्क किया है वो एनर्जी सेक्टर का किया है, और जिस पे कि सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, तमाम तरक्की आपकी उस पर डिपेंड करती है। उसमें आपने इस तरीके से इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर एनर्जी को ले गए हैं, और इतनी महंगी कर दी है आपने, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, डीजल इतना महंगा कर दिया है। इसकी वजह से कोई तरक्की हो नहीं सकती, और आम आदमी इससे मार खा रहा है। दूसरे माफियाज मुख्तलिफ डेवलप हो गए हैं। आप देखें कि अंडे 350 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, ये माफिया है। अंडे क्यों इतने महंगे हो गए हैं, जब पिछले 4-5 साल पहले ये 80 रुपए दर्जन थे, अब 350 रुपए क्यों बिक रहे हैं? इसके अंदर क्या जी। जो है वो कमी या ज्यादती आई है? ये सारा जो है माफियाज हैं, और ये गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर लूटमार हो रही है, आम आवाम से लूटमार कर रहे हैं सारी, और ये मिडिल क्लास को क्रश कर रहे हैं। देखिए इंडिया ने क्यों इतनी तरक्की की है? इंडिया ने इसलिए इतनी तरक्की की है कि वहां की मिडिल क्लास, इंडिया की मिडिल क्लास, ये बिल क्लिंटन ने कहा था जब वो आया था इंडिया, कि इंडिया की मिडिल क्लास अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है जी। और वहां बिल्कुल। पे जो IITs बनी हैं, और जो वहां पर अब ये IT में उन्होंने इतनी तरक्की की है, तो ये मिडिल क्लास ने तरक्की की है। मिडिल क्लास की वजह से इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में गरीब को तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, मिडिल क्लास को बुरी तरह क्रश किया है। अब सारा जो बोझ है गरीबों को पालने का, अमीरों को पालने का, वो सारा मिडिल क्लास पर डाल दिया है, इन पर टैक्सेस लगाकर, इनके लिए हर चीज महंगी कर कर वो जो है गरीबों को भी पाल रहे हैं और अमीरों को भी पाल रहे हैं, और हम्म। मिडिल क्लास खत्म कर दिया। उनके लिए ना कोई जो है नौकरी है, ना उनके लिए कोई मुस्तकबिल है, जिसकी वजह से
लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, मिडिल क्लास वाले, जिनके पास कोई भी स्किल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और वो ये है कि हमारी इकोनॉमी के लिए हम मुसलसल कहीं न कहीं से कर्ज़ा लेते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली इसी मंथ भी डेलीगेशन आया आईएमएफ का, 15 दिन वो लोग रहे और उसके बाद $700 मिलियन की शायद हमें जो लोन की एक किस्त है वो हमें मिल जाएगी, $70 करोड़ के आसपास की। सर क्या करना है हमने? आपने एनर्जी की बात तो कर ली है क्योंकि 2.5 ट्रिलियन रुपीस का इस वक़्त सर्कुलर डेट चल रहा है। इसी तरीके से गैस के सेक्टर में भी चीज़ें चल रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये चोरी हो रही है बिजली, महँगी बन रही है या क्या वजह है? उसके लिए गवर्नमेंट क्यों, मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाती? लेकिन क्या ये उधार से पूरा सर्कल चलाने से हम क्या निकल आएँगे या मतलब यही चलाते रहें? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। देखिए, ये उधार लेकर, जो पिछला उधार लिया हुआ है, जो पिछला लोन लिया हुआ है, हुँ, उसका सिर्फ सूद अदा करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत स्ट्रेटजी है। और फिर हुँ, कौन-सा ये आईएमएफ इतने पैसे देता है? वो तो बहुत ही 1 बिलियन से भी कम का पैसा, 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे अभी। तो ये तो कोई, इससे तो आपका मुल्क नहीं चलता। आपको अपनी इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपने एनर्जी हुँ, की प्राइसेस नीचे लानी पड़ेंगी। आपने कहा है कि जी क्यों ये एनर्जी की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, मैं आपको वजह बता देता हूँ। पहली वजह तो ये है कि इन्होंने इम्पोर्टेड कोल पर, इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल पर, इम्पोर्टेड जो है ना एलएनजी पर अपने जनरेशन को कर दिया। हुँ, सर ये जो है इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर कर दिया। और अब जबकि ये तेल, गैस ये बहुत महँगे हो चुके हैं और आपको बल्कि मिलते भी नहीं हैं, तो आपको फिर कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं और आप बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सक रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर ये कि जी, मुल्क में सर्दियों में सिर्फ 7 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 7 से 8,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट है सर्दियों में, अभी सर्दियाँ शुरू यस, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपने कितनी लगाई हुई है कैपेसिटी? इस वक़्त तकरीबन 45,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। 8,000 आपको चाहिए, आपने 45,000 लगा दी है और बाकी को 30-35,000 मेगावाट्स पाइपलाइन में है जो लग रही है। 2030 तक आपके पास 75,000 मेगावाट से करीब हो जी, जाएगी। जी, तो जब आपकी रिक्वायरमेंट इतनी कम है और आप इतनी लगा देंगे, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं कि वो पैदा करें या ना करें, आप खरीदें या ना खरीदें, आईपीपीज़ को आपने पैसे देने हैं। हुँ, तो आईपीपीज़ को जो कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, यही आपका जो है सर्कुलर डेट भी बढ़ाती हैं और यही आपके मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले जाती हैं। और उनसे हुँ, 30-30 साल के, 25-25 साल के मायदे किए हुए हैं। उस वक़्त तक आपको उनको ये पैसे देने ही देने हैं और लगाए जा रहे हैं, नई कैपेसिटी लगाए जा रहे हैं। जब वही रिक्वायरमेंट ही आपकी नहीं है, आपका जो ग्रिड है वही 22-23 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो आप क्यों इतनी जो है कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? जो लगी हुई है उसको आप इस्तेमाल करने के लिए आप इंडस्ट्री लगाएं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाएं, टैरिफ कम करें ताकि इंडस्ट्री भी लगे, लोग भी इस्तेमाल करें बिजली, आपको पैसा मिले, वो आप जो है इनको अदा करें बिजली घरों को, ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़े। लेकिन कौन हुँ, सोचेगा इस चीज को? ये करते ये हैं, इसलिए कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं कि इसमें इनको किकबैक्स मिलते हैं, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, इसमें कमाइयां, अरबों रुपए की कमाइयां होती हैं इनकी। तो ये फिर जो है लगातार लगाए जा रहे हैं आंखें बंद करके। और पे कौन करता है? पे हुँ, करता है वही मिडिल क्लास और जो गरीब है वही पे करता है। इनमें से जो ज्यादातर अमीर लोग हैं, इनको तो फ्री बिजली मिलती है, फ्री गैस मिलती है। हुँ, आपको पता है गैस की 200 से लेके 400% तक जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अगर मेरे घर का बिल 25,000 रुपए पिछले साल सर्दियों में आता था गैस का, तो अब 75,000 आएगा। बिल्कुल। आप अंदाजा कर लें। तो किस तरीके से ये जो मिडिल क्लास ये अफोर्ड करेगी। और इसी महीने नवंबर से इन्होंने बढ़ा दी हैं। हुँ, तो गैस का और बिजली का सर्कुलर डेट मिलाकर 4.2 ट्रिलियन का बन चुका है जी, और इसमें रोजाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है। तो ये तो एक तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, इसी एक सेक्टर से ये तबाही हुँ, करवा रहे हैं और उस सेक्टर में एनर्जी का स्पेशलिस्ट है ही कोई नहीं। सारे जो सही। ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डीएमजी ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इधर उधर से पकड़ के लगाए हुए हैं। वो बस मुल्क को खा रहे हैं, बुरी तरह खा रहे हैं, चारों हाथों पैरों से लूट रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो मिडिल क्लास का कर रहे हैं, उसको ये क्रश कर रहे हैं, हुँ। ये सारा बोझ उसके ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट और वो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ के आने की बातें हो रही कि जी मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर आएँगे या जो भी है। लेकिन क्या ये जो लोगों के मसाइल हैं,
इसमें कोई कमी आएगी, कोई रिलीफ मिलेगा, या आपको लगता है कि नहीं इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ना? किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, जब ओके। इमरान खान की हुकूमत गई तो लोग बहुत उसके खिलाफ थे, उस वक़्त खिलाफ हो जी, चुके थे बिल्कुल, उसके। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आई, उसने इमरान खान से भी 4 गुना ज़्यादा महँगाई की। हुँ, और पीडीएम हुँ, में कौन था? यही पीएमएलएन थी, यही पीपीपी थी, यही ज़्यादा लोग थे, बल्कि पीएमएलएन ज़्यादा उसमें फ़ाल थी। तो वही पीएमएलएन अगर दोबारा आएगी तो हुँ। क्या वो उससे बेहतर कर सकेगी? मैं तो नहीं समझता। सही, बिल्कुल सही। और मेरे ख़्याल में क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि वो हल्ला-गुल्ला जो इलेक्शन से थोड़ा-सा पहले होता है और लोगों की बड़ी होप्स होती है कि यार कोई कहता है मैं इस पार्टी को सपोर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें फ़िलहाल तक तो हमें नज़र नहीं आ रही, और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ या मुल्क के हालात में कोई बदलाव हमें नज़र आए। ख़ैर एनीवे, इलेक्शन एक प्रोसेस है, और अगर चलता रहे और अच्छे तरीके से चलता रहे तो मेरे ख़्याल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और डेमोक्रेसी उससे स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक सही तरीक़ेकार से हो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। शुक्रिया जी। थैंक यू सर।